नमस्कार। बीए फिफ्थ सेमेस्टर की जो फर्स्ट पेपर की 8th यूनिट है उस पर कई वीडियो पहले डिटेल में अपलोडेड हैं और आज के इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 20th सेंचुरी इज़ कॉल्ड द एज ऑफ। तो 20th सेंचुरी को एज ऑफ इंटरोगेशन और एंग्जाइटी कहा जाता है। फिर विच ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द मिडिल क्लासेस एंड मिडिल क्लास स्टैंडर्ड्स ऑफ थॉट एंड राइटिंग। तो किस साल को ये माना जाता है कि वहाँ मिडिल क्लास की सुप्रीमेसी और मिडिल क्लास के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ख़यालात हैं और जो राइटिंग है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो 1900 को ऐसा माना जाता है। फिर into how many phases we can study the modern age according to prominent changes। तो कितने फेजेस में हम मॉडर्न एज को पढ़ सकते हैं, जो उसमें बदलाव आए हैं मॉडर्न एज में, तो हम 3 फेजेस में उसको पढ़ सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट फेज ऑफ द मॉडर्न एज। तो जो पहला फेज है, पहला पहलू है मॉडर्न एज का 1901 से लेकर 18 तक, वॉज अ पीरियड ऑफ। तो ये जो पीरियड है यहाँ थोड़ा सा गलत है, ये 1914 होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले का जो टाइम है वो फर्स्ट फेज़ में आना चाहिए, क्योंकि 1914 से लेकर 1945 तक का जो समय है वो वर्ल्ड वॉर्स का टाइम है, तो उसको अलग रखते हैं, वो सेकंड फेज़ में आता है। तो ये फर्स्ट फेज़ अनरेस्ट और एंग्जाइटी यानी बेचैनी और चिंता का फेज़ है। फिर द फर्स्ट फेज़ ऑफ मॉडर्न एज 1901 से 18, फिर इन्होंने यही दे रखा है पीरियड ऑफ नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, यानी प्रकृतिवाद का और वास्तविकतावाद का युग है ये। फिर द सेकंड फेज़ ऑफ द मॉडर्न एज, और सेकंड फेज़ यहाँ इन्होंने बुक में दे रखा है बिटवीन द वॉर्स, 1919 से 1945 इन्होंने कहा है। हालांकि मेरे हिसाब से ये 1919 ना होकर ये 1914 से ही काउंट करना चाहिए, इनको 1915 से कर लें, और ये 1914 होना चाहिए, 1901 से लेकर 1914 है ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के शुरू होने से पहले तक का फर्स्ट फेज़, और वर्ल्ड वॉर शुरू होने से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने तक का वो सेकेंड फेज़, और उसके बाद का थर्ड फेज़। तो ये फिर जो सेकंड फेज़ है उसमें पूछना है वॉज द पीरियड ऑफ डिके इन। तो ब्रिटिश एम्पायर के डिके का टाइम था, यानी सारी जो कॉलोनीज़ थी, सारे जो उपनिवेश थे ब्रिटिश साम्राज्य के, वो आज़ाद हो रहे थे। तो डिके इन ब्रिटिश एम्पायर, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द थर्ड फेज़ ऑफ द मॉडर्न एज, यानी जो तीसरा फेज़ है आधुनिक युग का 1945 से बाद का, इंग्लैंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिड नॉट सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ। तो इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी समस्या से परेशान नहीं था, ग्रसित नहीं था। तो ये जो समस्याएं हैं दे रखी हैं, रिकन्स्ट्रक्शन की समस्या थी उसके सामने, बर्बाद हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड अदर कॉलोनीज़, तो सारी कॉलोनीज़ आज़ादी मांग रही थी। फिर वाइड स्प्रेड ग्लूम एंड पेसिमिज्म, तो चारों तरफ निराशा छाई हुई थी, अंधेरा छाया हुआ था। तो ये सारी समस्याएं थी। इंडस्ट्रियल डिके, इसको कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज उनकी चलती रहीं, तो इसको हम डी को मार्क कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, W.B. यीट्स एंड ब्लैंक स्पेस डोमिनेट द मॉडर्न पोइट्री। तो W.B. यीट्स और T.S. एलियट, ये आधुनिक जो पोइट्री है, कविता है, उसको डोमिनेट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग रिवाइव्ड एंशियंट आयरिश ट्रेडिशंस इन द टावर एंड द वाइंडिंग स्टेयर। तो ये W.B. यीट्स हैं जिन्होंने आयरिश ट्रेडिशंस को, आयरलैंड की परंपराओं को पुनर्जीवित किया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु रोड द वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड से आप परिचित हैं, T.S. एलियट ने लिखा है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कविता है। अभी अपलोड नहीं कर पाई हूँ, बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं इसको अपलोड करने की, लेकिन जल्द करूँगी जैसे ही वक्त मिलता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज़ नॉट आइडेंटिफाइड विद द डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से कौन सा पोइट इनमें से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, मतलब कि उसमें डिप्रेशन वाली क्वालिटीज़ नहीं हैं।
फिर तो इसका जवाब है W.B. येट्स। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज मेड पोइट लॉरिएट इन 1984। तो 1984 में टेड ह्यूज को पोइट लॉरिएट बनाया गया था। स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पर गलत थी, ES नहीं दे रखा था, मैंने आपको जोड़ दिया है HUGHES, ये उनके नाम की पूरी स्पेलिंग है पीछे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री सिंस द एक्टिविटी ऑफ द प्री रैफेलाइट्स। तो प्री रैफेलाइट के क्रियाकलापों के बाद जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आंदोलन था इंग्लिश पोइट्री में, वो इमेजिज्म था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोइट ऑफ द पोइट मूवमेंट ऑफ इमेजिज्म। तो इमेजिज्म जो आंदोलन था उसका सबसे ज़्यादा फेमस कवि कौन सा था, वो एज़रा पाउंड। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और अ वर्ड टू रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज कॉल्ड। यानी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, यानी अमूर्त जो विचार है उसको प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द का, किसी वस्तु का प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है, सिंबोलिज्म, यानी प्रतीकात्मकता। क्वेश्चन नंबर 16, जेम्स जॉयस रिप्रेजेंट सिंबोलिज्म इन फिक्शन। यानी कि जेम्स जॉयस ने जो प्रतीकात्मकता यूज़ की है, प्रयोग की है, वो फिक्शन के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द मूवमेंट पोइट्स वर। तो जो मूवमेंट पोइट्स थे वो एंटी रोमांटिक थे और रैशनल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द विक्टोरियन नॉवलिस्ट हु कंटिन्यूड टू मॉडर्न एज। तो विक्टोरियन उपन्यासकार जो कि जिसने मॉडर्न एज में भी लिखना जारी रखा, इनमें से कौन सा नहीं था, तो आल्डस हक्सली नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट रिलेट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। तो जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, और फिजिकल नीड्स हैं जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उनके बीच संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये किसने दिखाया है अपने नॉवेल्स में सबसे ज़्यादा, D.H. लॉरेंस ने दिखाया है। उनका सन्स एंड लवर्स अक्सर सिलेबस में रहता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर इज मेड इन नॉवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। इनका मिसेस डैलोवे अक्सर सिलेबस में रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड प्लेज ऑफ आइडियाज़ इन 20th सेंचुरी। तो प्लेज ऑफ आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया और सबसे ज़्यादा लिखा बर्नार्ड शॉ ने। फिर क्वेश्चन नंबर 22, हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द रिवाइवल ऑफ पोइटिक ड्रामा। तो पोइटिक ड्रामा को पुनर्जीवित करने में किसका योगदान नहीं रहा, बर्नार्ड शॉ का नहीं रहा। बर्नार्ड शॉ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ लिखते हैं, लेकिन इन तीनों का योगदान रहा। और T.S. एलियट ने उनका मर्डर इन द कैथेड्रल तो आपके सिलेबस में भी रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉब्लम प्ले एज अ टाइप ऑफ ड्रामा डेवलप्ड इन। तो प्रॉब्लम प्ले एक ड्रामा के फॉर्म में कब विकसित हुआ, तो ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 24, हु ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इन 20th सेंचुरी। तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में किसने योगदान दिया 20वीं शताब्दी में, सैमुअल बेकेट ने। इनका वेटिंग फॉर द गोडो बहुत फेमस है और आपके सिलेबस में भी आएगा, अभी नहीं है। फिर सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडो, ये इज़ एन एब्सर्ड प्ले, बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा है। फिर यूजन ओनील, टेनेसी विलियम्स एंड आर्थर मिलर बिलोंग टू एक्सप्रेशनिस्टिक प्लेज। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एपिक थिएटर वॉज अ थिएट्रिकल मूवमेंट ऑफ द अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी। यानी अर्ली 20th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी तक चला वो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज लीडर ऑफ द एपिक थिएटर इन 20th सेंचुरी। तो एपिक थिएटर का जो लीडर था वो बर्टोल्ट ब्रेक्ट, यही प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है
एपिक थिएटर के फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 29, एपिक थिएटर वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ थिएटर पर्टिकुलरली। तो एपिक थिएटर एक रिएक्शन था, एक प्रतिक्रिया थी पॉपुलर फॉर्म जो थिएटर की थी उस वक्त, और वो किसके प्रति रिएक्शन था? नेचुरलिस्टिक ड्रामा। फिर क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंग्लैंड, यानी जब कॉलोनीज़ ख़त्म हो गई तो और जो कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया, इंग्लैंड का जो साम्राज्य था, उपनिवेशवाद था, वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद का जो लिटरेचर है और जो उन कॉलोनीज़ में प्रोड्यूस हुआ, जैसे इंडिया का जो लिटरेचर है आज़ादी के बाद का, वो भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में काउंट होगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर लिटरेचर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ और राइट्स ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की समस्याओं से संबंधित या महिलाओं के हुकूक के बारे में जो लिटरेचर बात करता है वो क्या कहलाता है? फेमिनिस्ट लिटरेचर कहलाता है, नारीवादी साहित्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्न टेक्निक यूज्ड विद द अदर। तो ये दूसरी जो टेक्निक्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की, उनमें से कौन सी नहीं है? तो रियलिज्म इसमें शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्हाट इज़ एसेंशियली राइटिंग अबाउट राइटिंग, यानी लेखन के बारे में लेखन, एंड जनरली डिसरिगार्ड्स द नेसेसिटी फॉर विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये एक फ्रेज़ है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जिसमें कि जो आपका डिसबिलीफ माने अविश्वास होता है, आप अपने अविश्वास को एक तरफ रख देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, यानी आपको जो भी बताया जा रहा है आप उस पर विश्वास करते हैं। जितने भी आप साइंस फिक्शन देखते हैं, मान लीजिए आप अगर फ्रैंकेनस्टाइन देखते हैं तो उसमें जो डॉक्टर विक्टर है वो एक डेड बॉडी में जान डाल देता है, और तो अब भाई जो एक बार मर गया वो वापस ज़िंदा नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं, लेकिन आप अपने इस डिसबिलीफ को कि भाई मरा हुआ व्यक्ति ज़िंदा नहीं हो सकता, तो उसको आप साइड में रख देते हैं और आप उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहलाता है, जब आप अपने अविश्वास को किनारे रख देते हैं और जो आपके सामने हो रहा है उसमें विश्वास करके देखते हैं। कई सारे फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि एक किताब में ट्रैप हो गए हैं कुछ लोग और फिर उस किताब से बाहर निकालने के लिए एक रास्ता बनाने चलते रहते हैं टीवी पर। तो ये सब विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहलाता है। तो अब अच्छा, यहाँ बात हो रही थी कि वो कौन सा टेक्स्ट है जो राइटिंग के बारे में यानी लेखन के बारे में लेखन है, तो वो इंटरटेक्सचुअलिटी कहलाता है, ठीक है। और ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को भी याद रखिएगा, लेखन के बारे में लेखन इंटरटेक्सचुअलिटी है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखिए, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। तो आधुनिक ड्रामा के पिता के रूप में, जनक के रूप में किसको माना जाता है? हेनरिक इब्सन को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी.एस. एलियट गॉट द नोबेल प्राइज़ इन द ईयर। टी.एस. एलियट को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1948 में मिला। ये क्वेश्चन पहले भी आया था और बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये 4 ड्रामास के नाम दिए हुए हैं, इनमें से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौन सा नहीं है? द स्किन गेम नहीं है। बाकी तीनों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हैं। और स्किन गेम किसका है ये भी आपको याद रखना होगा, गोल्सवर्दी का है, जॉन गोल्सवर्दी। इनका जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, ये अक्सर सिलेबस में रहते हैं, द स्किन गेम नहीं रहता। हालांकि ये भी बहुत अच्छा ड्रामा है। जो पुराने रईस हैं और जो नए रईस हैं उनके बीच में संघर्ष दिखाया गया है इस ड्रामा में, लेकिन सिलेबस में नहीं होता अक्सर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु कॉइन्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो फ्रेज़ है, टर्म है, वो किसने पैदा किया? वो विलियम जेम्स ने पैदा किया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु अमंग फॉलोइंग critics entitled his autobiography Life for Life's Sake। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है लाइफ फॉर लाइफ सेक? रिचर्ड एल्डिंगटन की।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड। अब इन्होंने कहा है कि ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को द प्रॉब्लम प्ले भी कह सकते हैं। थोड़ा डिफरेंस है प्रॉब्लम प्ले और ये किचन सिंक ड्रामा, इनको तो कह सकते हैं ना आपस में, कि अगर क्वेश्चन ये होता प्रॉब्लम प्ले को और क्या कह सकते हैं तो किचन सिंक ड्रामा कह सकते हैं। लेकिन ड्रामा ऑफ आइडियाज़ मेनली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है और प्रॉब्लम प्ले मेनली जॉन गोल्सवर्दी ने लिखा है। वहाँ किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, जैसे इनका एप्पल कार्ट है जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने इनका आर्म्स एंड द मैन पढ़ा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, वो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, यानी फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर वहाँ पर दिखाई गई है। तो एक किसी ख़ास टॉपिक पर डिस्कशन होना, बातचीत होना, वो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का काम है। और समाज की किसी समस्या को डिस्कस करना तो वो प्रॉब्लम प्ले है। थोड़ी ही साम्यता तो है, लेकिन एक दूसरे के सिनोनिम तो नहीं है। दे रखा है तो मार्क कर दिया है मैंने। फिर लेकिन दोनों का डिफरेंस आप याद रखिएगा। वॉट हैपन्स इन हेमलेट इज रिटन बाय, तो वॉट हैपन्स इन हेमलेट किसकी रचना है? जॉन डोवर विल्सन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। फिर नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा वॉज कंसर्न्ड, तो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा किससे संबंधित था? विद ग्रेटर ड्रामेटिक सेंटिमेंटलिज्म, है ना। तो ये नॉन रियलिस्टिक ड्रामा था और ड्रामेटिक सेंटिमेंटलिज्म से रिलेटेड था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फ्री वर्स इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री दैट डज नॉट मेक यूज़ ऑफ। फ्री तो फ्री है, फिर आज़ाद है, उसमें कोई मीटर नहीं होता, कोई राइम स्कीम नहीं होती। जैसे आप गीतांजलि पढ़ते हैं तो फ्री वर्स में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, अ स्पेसिफिक मीटर और पैटर्न ऑफ राइम, तो ये फॉलो नहीं करती फ्री वर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इमेजिज्म वॉज अ पार्ट ऑफ विच लार्जर मूवमेंट, तो इमेजिज्म मॉडर्निज्म का पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इमेजिज्म वॉज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इमेजिज्म इंस्पायर्ड थी, वो उसको प्रेरित थी किन चीज़ों से? एंशियंट ग्रीक पोइट्री से भी और जैपनीज़ पोइट्री से भी। जैपनीज़ हाइकू है और भी कई टाइप की जैपनीज़ पोइम्स हैं, तो उन सब से प्रेरित था इमेजिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ इमेजिज्म, तो डेकोरेटिव लैंग्वेज, सजावटी भाषा इमेजिज्म की क्वालिटी नहीं है, खासियत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज एजरा पाउंड, तो एजरा पाउंड एक फेमस इमेजिस्ट पोइट हैं, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एजरा पाउंड यहाँ पर थोड़ा सा गलत छपा हुआ था, सैड नहीं लिखा था इन्होंने, तो एजरा पाउंड ने कहा था दैट गुड पोइट्री शुड, कि अच्छी पोइट्री को चाहिए अवॉइड एक्स्ट्रा डेकोरेटिव लैंग्वेज, यानी जो फालतू सजावटी भाषा है उससे बचना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हु रोड द रेड व्हील बैरो, तो रेड व्हील बैरो एक पोएम है, ये किसने लिखी है? विलियम कार्लोस विलियम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ इमेजिज्म, तो इमेजिज्म का फाउंडर किसको कहा जाता है? एजरा पाउंड को। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ एजरा पाउंड्स मोस्ट नोटेबल पोएम, एजरा पाउंड की सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय कविता? इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फिनिश दिस कोट, तो इस कोट को फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। कंपोज इन द सीक्वेंस ऑफ द म्यूजिकल फ्रेज, नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ द मेट्रोनोम, तो आपको कंपोज करना है, आपको जो लिखना है वो म्यूज़िकल फ्रेज के कंपोजिशन में लिखना है, ना कि मीट्रोनॉम। मीट्रोनॉम यानी ताल को मापा जाता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऐसे करके जो ताल को नापा जाता है वो मीट्रोनॉम कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट 2 इमेजिस्ट राइटर्स वर मैरिड, तो 2 इमेजिस्ट राइटर थे जो कि मैरिड थे, जिसमें रिचर्ड एल्डिंगटन और एच.डी, तो उनको एच.डी नाम से जाना जाता है, उनका पूरा नाम है हिल्डा डूलिटल।
मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ वॉल्टर मोरेल्स जॉब? तो सन्स एंड लवर्स का कैरेक्टर है ये वॉल्टर मोरेल, और उसका जॉब क्या है, क्या करता है वो? कोल माइनर है, कोलियर है। तो हमारा जवाब होगा ए। फिर हु इज़ विलियम्स फियांसी? ये सवाल भी सन्स एंड लवर्स से है आपके लिए, और विलियम की फियांसी लिली है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज विलियम डाई ऑफ? तो ये सवाल भी सन्स एंड लवर्स से है, और विलियम जिस बीमारी से मरता है वो ये इरिसिपेलास ये बीमारी है। फिर देखिए, व्हाट लैंग्वेज डज पॉल ट्यूटर मिरियम इन? तो पॉल मिरियम को कौन सी भाषा सिखाता है ना? तो वो उसको फ्रेंच भाषा सिखाता है। मैंने इसको मार्क नहीं, फ्रेंच भाषा और मैथ मैंने लिखा था, ये फ्रेंच है। फिर देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोरेल्स कोल माइनिंग कम्युनिटी? तो मोरेल की जो कोल माइनिंग कम्युनिटी है उसका क्या नाम है? द बॉटम्स नाम है। ये सारे सवाल आपके लिए सन्स एंड लवर्स से हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नावल है 20th सेंचुरी का, D.H. लॉरेंस ने लिखा है, अक्सर सिलेबस में रहता है बच्चों के में, तो इसके बारे में आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। हालांकि पढ़ने में बहुत देखिए अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना, अपने अपने ख़यालात होते हैं, तो हमको थोड़ा सा ऑड लगता है इसको पढ़ने में, लेकिन इसको एक माइलस्टोन माना गया है इस नावल को, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इन द आइज ऑफ मार्लो व्हाट डज द जर्नी डाउन द रिवर सिम्बोलाइज? तो मार्लो की नज़र में जो उसकी यात्रा है रिवर से होकर, नदी से होकर जो उसकी यात्रा है, वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है। अभी तो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो मूवमेंट इन द पास्ट उसका सिंबल है, और मूवमेंट माइंड एंड सोल की जो यात्रा है उसका भी सिंबल है, यानी हर कोई अपने अंदर यात्रा कर सकता है, और वो जो डार्कनेस है वो उसको वहाँ भी दिख जाएगी। तो ये कई मूवमेंट्स का, कई यात्राओं का प्रतीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? अ नरेटिव डिवाइस, एक डिवाइस है, यानी लिटरेरी डिवाइस है, तकनीक है साहित्य की, विच मिमिक्स द कैओस ऑफ नेचुरल थॉट्स, जो कि नकल करती है, मिमिक्री होती है ना, नकल करते हैं, तो वो नकल करती है, द कैओस माने होती है उथल पुथल, ऑफ नेचुरल थॉट्स, स्वाभाविक विचारों की। आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो सीक्वेंस में नहीं आते। जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, हाथ उतनी तेज़ी से नहीं चलता, तो वो उथल पुथल जो नेचुरल थॉट्स की होती है वो यहाँ दिखाई जाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल में। नेचुरल थॉट्स पैटर्न दैट ऑफन लैक्स ओबियस कनेक्शंस, जिसमें कि स्पष्ट कनेक्शन की कमी होती है। जो हमारे थॉट्स हैं उनमें एक कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, कभी कोई ख्याल दिमाग में आ जाता है, फिर अचानक से कोई और दूसरा ख्याल आ जाता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल में ये दिखाया जाता है, तो बी है इसका जवाब। फिर हाउ आर मोनोलॉग एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सिमिलर? तो मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या साम्यता है? दे प्रेजेंट कैरेक्टर्स थॉट ऑन द रीडर, तो एक पात्र के जो विचार हैं वो रीडर के सामने जाहिर होते हैं दोनों में ही। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राइटर्स यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट वन। तो जो लेखक हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस प्रयोग करते हैं, तो इनमें से कौन सी एक बात नहीं है? ये दोनों बातें तो सच हैं, इट इज़ मोर ऑनेस्ट और ट्रू टू लाइफ, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ये बहुत ज़्यादा ईमानदारी से लिखे गए और जीवन के प्रति सच्चे हैं, यानी हमारे दिमाग में जैसे ख्यालात आते हैं वैसे ही ये लिखा जाता है,
और सी वाला भी सही है, टू बेटर रिप्रेजेंट द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानी अनुभव को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का काम करते हैं। लेकिन ए सही नहीं है कि इट इज़ ईजी टू डू राइट, यानी इसको लिखना आसान नहीं है, तो ये ए जवाब होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज कंसिडर्ड अ रोमांटिक ट्रेजेडी। तो इनमें से जो रोमांटिक ट्रेजेडी है वो रोमियो एंड जूलियट है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंसिडर्ड अ यूनिवर्सिटी विट्स रिप्रेजेंटेटिव। यूनिवर्सिटी विट्स इनमें से कौन नहीं था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, विलियम शेक्सपियर नहीं था, इसीलिए ये सब जो बाकी यूनिवर्सिटी विट्स थे वो उससे ईर्ष्या रखते थे, उसको अपस्टार्ट क्रो बोलते थे कि भैया एक कौआ आया है, जो अपने आप को हंस बोलते थे कि हम हंसों के पंख लेकर वो अपने आप को हंस दिखा रहा है, एक कौआ आया है, अपस्टार्ट क्रो शेक्सपियर को बोलते थे ये लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ जैकोबियन प्ले। अच्छा, ये चल रहा था 20th सेंचुरी लिटरेचर, लेकिन इसमें यहाँ बीच में कुछ जो क्वेश्चंस आ गए ये अब उधर 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको एक बार देख लीजिए। हालांकि ये 20th सेंचुरी का सवाल नहीं था, यूनिवर्सिटी वेट से या फिर ये जैकोबियन प्ले है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो हैं ये सारे क्वेश्चंस, इसलिए मैं इंक्लूड कर दे रही हूँ। तो जैकोबियन जो ड्रामा है उसका एक खासियत है ब्लड शेड, पैसिमिज्म एंड पॉलिटिकल स्ट्राइफ, यानी खून खराबा है, निराशावाद है और राजनीतिक संघर्ष है। फिर देखिए आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, तो जो गलत जोड़ा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये बाकी जोड़े तो सही हैं। वेबस्टर ने लिखा है डचेस ऑफ माल्फी, शेल्डन कर दिया है इन्होंने, शेरिडन है ना, तो इसको शेरिडन को याद रखिएगा। इसका राइवल्स भी मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में शायद बताया था, जिसमें कि मिसेस मेलाप्रोप जो कैरेक्टर हैं, शेरिडन का लिखा हुआ द राइवल्स है। अब ये शेरिडन का लिखा हुआ है स्कूल फॉर स्कैंडल है। इन सब के नाम ज़रूर याद रखिए, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन पर। फिर मार्लो ने टेम्बरलेन लिखा है, डॉक्टर फॉस्टस तो आपको मालूम ही है, और विलियम शेक्सपियर ने द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा है, ये गलत है ना, तो हमारा जवाब डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से मिली? बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से मिली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मैं इस वीडियो का टाइटल करने वाली थी इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन अब इसका टाइटल मुझे बदल के करना पड़ेगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिले जुले सवाल हैं, कई सेंचुरीज़ के क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 35, विच थिएट्रिकल मूवमेंट वॉज अराइजिंग इन द अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी। अब फिर से देखिए 20th सेंचुरी का ही सवाल आ गया कि कौन सा मूवमेंट था जो अर्ली 20th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी के दौरान उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो वो एपिक थिएटर है। फिर एपिक थिएटर वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट, तो एपिक थिएटर किसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी? पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ थिएटर्स, यानी उस वक्त की जो लोकप्रिय फॉर्म्स थी थिएटर की। देखिए प्रतिक्रिया किसके खिलाफ होती है? जो चल रहा होता है ना, जैसे जो रोमांटिसिज्म था तो वो किसके खिलाफ प्रतिक्रिया थी? न्योक्लासिसिज्म के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। तो रिएक्शंस जितने भी होते हैं लिटरेचर में, वो जो चल रहा है पॉपुलर इस वक्त, उसके खिलाफ ही होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37, द एपिक और नैरेटिव प्ले इज बेस्ड ऑन द थियरी दैट। तो नैरेटिव और एपिक प्ले किस सिद्धांत पर आधारित है? कि ड्रामा इज डिबेट, ड्रामा एक डिबेट है। क्वेश्चन नंबर 38, एपिक थिएटर वॉज डेवलप्ड बाय, है ना, तो या फिर द टर्म एपिक थिएटर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो ये नाम पहले भी आ चुका है, बर्टोल्ट ब्रेक्ट, लेकिन यहाँ स्पेलिंग गलत है इसकी, है ना, याद रखिएगा स्पेलिंग BRECHT है ना, और इन्होंने कर दिया BRE होना चाहिए। फिर विच टेक्निक इज़ डेवलप्ड बाय, फिर इन्होंने स्पेलिंग गलत कर दी देखिए ऐसे ही छपती हैं ये किताबें, लोकल सारे पब्लिकेशंस होते हैं, और फिर ह्यूमन एरर तो होती है, इंसानों से गलतियाँ होती ही हैं, तो ये स्पेलिंग सभी जगह इन्होंने मुझे लगता है गलत कर रखी है, BRECHT, आप याद रखिएगा।
टू परफॉर्म एपिक थिएटर, तो एलिनेशन इफेक्ट उन्होंने ये टेक्निक डेवलप की है। फिर एपिक थिएटर इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा विच, तो एपिक थिएटर एक प्रकार का नाटक है जिसमें कि ये सारी चीज़ें हैं जो दे रखी हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं? नरेट्स रेदर देन रिप्रेजेंट्स, तो इसमें वर्णन ज़्यादा होता है, रिप्रेजेंटेशन कम होता है। रिजेक्ट्स एरिस्टोटेलियन कन्वेंशंस ऑफ यूनिटीज़, तो अरिस्टोटल की जो परंपराएं हैं यूनिटीज़ वाली, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, तो उनको इन्होंने रिजेक्ट किया है। अपील्स मोर टू इंटेलेक्ट दैन टू इमोशन, तो दिमाग को ज़्यादा अपील करती हैं, दिल को कम, है ना, भावनाओं को अपील नहीं करती, बुद्धि को अपील करती हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, द चीफ गोल ऑफ एपिक थिएटर इज़, जो मुख्य उद्देश्य है एपिक थिएटर का वो ऑल ऑफ दीज, तो फिर से ये सारे हैं, तो आपको फिर से एक बार देख लीजिए। फॉर द ऑडियंस टू ऑलवेज बी अवेयर दैट इट इज़ वॉचिंग अ प्ले, यानी ऑडियंस को ये अवेयर कराता रहता है बीच बीच में कि भैया आप वास्तविकता नहीं देख रहे हो, नाटक देख रहे हो। फिर मीन्स टू बी रेड इन अ क्लोजेड प्राइवेट लाइब्रेरी रेदर देन एक्टेड अपॉन द स्टेज, ये जो ड्रामा है इसको अक्सर पढ़ने के लिए होता है। फिर थिएटर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनजेंडरिंग ऑफ इल्यूज़न, तो यहाँ जो थिएटर है वो इल्यूज़न नहीं आपको दिखाता, आपको भ्रम की स्थिति में नहीं रखता कि भैया सामने जो हो रहा है वो वास्तविकता है ना। ज़्यादातर थिएटर का काम होता है आपको इल्यूज़न में रखना, है ना, आप ये बताना कि ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वास्तविक चीज़ है। लेकिन ये बीच बीच में इनके जो पात्र हैं डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस करने लगते हैं, डायरेक्टली ऑडियंस से बात करने लगते हैं ताकि उनको ये एहसास रहे कि वो ड्रामा देख रहे हैं, वास्तविकता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, एक्टिंग इन एपिक थिएटर रिक्वायर्स एक्टर्स टू, तो एपिक थिएटर में जो एक्टिंग है एक्टर्स को क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता किस चीज़ की होती है? प्ले बिलीवली विदाउट कन्विंसिंग एदर द ऑडियंस और देमसेल्व्स दैट दे हैव बिकम द कैरेक्टर्स, तो जो एक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स में घुसते नहीं हैं, है ना। जैसे बाकी जगह तो ये होता है कि एक्टर्स उस कैरेक्टर में एकदम घुस जाते हैं जैसे कि वो वही हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं करते, ना वो ऑडियंस को ऐसा फील करने देते। एक्टर्स फ्रीक्वेंटली एड्रेस द ऑडियंस, और जो एक्टर्स हैं अक्सर ऑडियंस को एड्रेस करने लगते हैं, संबोधित करने लगते हैं, उनसे डायरेक्टली बात करने लगते हैं। तो ये आपको ज़रूर याद रखना, बाकी किसी टाइप के ड्रामा में ऐसा नहीं है, सिर्फ एपिक थिएटर में ऐसा है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अच्छा जो ड्रामा होते हैं उनमें भी ऑडियंस से बात करते हैं, लेकिन या तो प्रोलॉग में बात करते हैं वो डायरेक्टली, या फिर एपिलॉग में बात करते हैं डायरेक्टली ऑडियंस से। बाकी टाइम तो वो नाटक अपना कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एपिक थिएटर में कभी भी वो ऑडियंस से बीच बीच में बात करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ब्रेक्ट, फिर यहाँ स्पेलिंग ब्रेक्ट की गलत है। इन्फ्लुएंस मे बी सीन इन द प्लेस ऑफ एमंग राइटर्स एज, तो ये थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर इनका गलत है क्वेश्चन का। कहना ये चाह रहे हैं कि ब्रेक्ट का जो प्रभाव है इनमें से किस लेखक के ऊपर देखा जा सकता है, तो इन सभी के ऊपर ब्रेक्ट का प्रभाव है। वुमेन्स मूवमेंट वॉज हेल्ड इन, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, गड़बड़ है। महिलाओं के मूवमेंट तो कई फेजेस में हुए हैं, कोई एक बार में नहीं हुआ, तो चलते आ रहे हैं काफ़ी पुराने समय से। अब इन्होंने क्या किया है, जो डेट्स दे रखी हैं इसमें 1960s इन्होंने खुद आंसर दे रखा है, तो ये सेकंड वेव फेमिनिज्म यहाँ से शुरू होता है, तो ये जो 1960s की डेट है सेकंड वेव फेमिनिज्म की डेट है। फिर देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 45 है, ये टोरेल मोई लेखिका हैं। एक्सप्लेन्स द फेमिनिस्ट इज़ अ पॉलिटिकल पोजीशन, तो ये टोरेल मोई लेखक हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है फेमिनिन, फीमेल और फेमिनिस्ट, इनके बीच में डिफरेंस बताया है। तो जो फेमिनिस्ट है
वो एक पॉलिटिकल पोजीशन है ना। फीमेल है जैसे, तो वो एक बायोलॉजिकल पोजीशन है। मेल फीमेल जब आप बात करते हैं तो वो बायोलॉजिकल पोजीशन होती है ना। और फेमिनिन क्या होता है, मैस्कुलिन का अपोजिट फेमिनिन होता है ना। मेल का अपोजिट फीमेल होता है, वो बायोलॉजिकल हुआ। और मैस्कुलिन फेमिनिन जो क्वालिटीज़ होती हैं, मैस्कुलिन क्वालिटीज़ अलग होती हैं, फेमिनिन क्वालिटीज़ अलग होती हैं, है ना। जैसे सॉफ्ट होना, विनम्रता से बात करना, प्यार से बात करना, तो ये फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं। और लड़ना भिड़ना, गुस्सा करना, मारना कूटना, ये सब मैस्कुलिन क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस इन्होंने बताया है। टोरेल मोई बहुत फेमस ऑथर हैं, आपने इनका नाम भी नहीं शायद सुना होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर देखिए क्योंकि आपके सिलेबस में 20th सेंचुरी में फेमिनिस्ट मूवमेंट है ना सिलेबस में, इसलिए ये सारे सवाल आ रहे हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ women इन लिटरेचर वॉज फेल्ट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ, होना चाहिए। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व तो साहित्य में महसूस किया गया कि एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका है सोशलाइजेशन का। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्रिटिकल अटेंशन वॉज गिवन टू बुक्स बाय ब्लैंक स्पेस मेन राइटर्स इन विच टिपिकल इमेजेस ऑफ वेमेन वर कंस्ट्रक्टेड। तो ये इनको पढ़ा गया था मेल राइटर्स के उन वर्क्स को जिसमें औरतों की टिपिकल इमेज बनाई गई थी, दिखाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, डिस्क्राइब द चेंज इन द लेट 1970s एज अ शिफ्ट फ्रॉम एंड्रोटेक्स्ट टू गाइनोटेक्स्ट। तो एलेन शॉवेल्टर ने दिखाया है कि 1970s में एक शिफ्ट हुआ, एक परिवर्तन हुआ एंड्रोटेक्स्ट से गाइनोटेक्स्ट की तरफ। एंड्रो मतलब कि जो पुरुषवादी टेक्स्ट हैं, उससे गाइनो का मतलब जो स्त्रीवादी टेक्स्ट हैं, तो इधर एक शिफ्टिंग आई, एक चेंज आया। फिर एंड्रोटेक्स्ट वर बुक्स बाय मेन। तो जो एंड्रोटेक्स्ट हैं वो पुरुषों की लिखी हुई किताबें हैं, और जो गाइनोटेक्स्ट हैं वो स्त्रियों की लिखी हुई किताबें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, तो 49 और 51 तो हो गए ना। 51 देखिए कि डिबेट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स हैव सेंटर्ड ऑन पर्टिकुलर 3 पर्टिकुलर एरियाज। तो जितने डिबेट्स हैं, डिसएग्रीमेंट हैं, वो 3 क्षेत्रों में हैं। क्वेश्चन 52 ब्लैंक स्पेस हैज़ टेंडेड टू बी मोर स्केप्टिकल अबाउट रिसेंट क्रिटिकल थियरी। तो जो एंग्लो अमेरिकन हैं वो ज़्यादा सेप्टिकल हैं, ज़्यादा डाउटफुल हैं जो रिसेंट क्रिटिकल थियरीज़ हैं, आधुनिक क्रिटिकल थियरी है उसके प्रति। क्वेश्चन 53 ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ फ्रेंच फेमिनिस्ट आएगा, एडॉप्टेड एंड एडेप्टेड। एडॉप्ट माने अपनाना होता है, एडेप्ट अनुकूलन करना होता है। जैसे ओथेलो जो ड्रामा है शेक्सपियर का, उस पर आधारित फिल्म बनी है अजय देवगन की, ओंकारा, तो वो एडेप्टेशन कहलाता है। तो एडॉप्टेड एंड एडेप्टेड अ ग्रेट डील ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म एज द बेसिस ऑफ मच ऑफ देयर वर्क। तो जो फ्रेंच फेमिनिस्ट राइटर्स हैं उन्होंने बहुत सारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है, इसको अपने लेखन का आधार बनाया है। क्वेश्चन 54 देखिए, ब्लैंक स्पेस क्रिटिसिज्म। तो यहाँ इंग्लिश फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आएगा। इंग्लिश फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इज, ये इन्होंने अस टाइप कर दिया है, इज ऑफन डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन। तो जो इंग्लिश फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो अमेरिकन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से एकदम अलग है। अमेरिकन थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड हैं। फिर देखिए 55 क्वेश्चन नंबर, ब्लैंक स्पेस कपलान was a member of the Marxist feminist literature collective। फिर क्वेश्चन नंबर 56 ब्लैंक स्पेस फेमिनिज्म। तो यहाँ क्लासिक फेमिनिज्म इग्नोर्ड लेस्बियनिज्म। तो क्लासिक फेमिनिज्म ने लेस्बियनिज्म को इग्नोर किया है, उसकी अनदेखी की है। फिर क्वेश्चन 57 अ सस्टेन्ड डिस्कशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन एंग्लो अमेरिकन
एंड ब्लैंक स्पेस फ्रेंच फेमिनिस्ट आएगा इसमें, फ्रेंच फेमिनिज्म कर दीजिए, इज़ बाय टोरल मोई। तो टोरल मोई का पहले ही जिक्र आ चुका है और मैंने आपको बताया भी कि उन्होंने 3 स्टेप्स पे इसको डिस्कस किया है 3 तरीके से, और उसमें डिफरेंस भी बताया है। और उन्होंने एंग्लो अमेरिकन फेमिनिज्म और फ्रेंच फेमिनिज्म, इसमें भी डिफरेंस बताया है टोरल मोई ने। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी, बाकी इस यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चंस और एक वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस पे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।